ये GS1 से हो जाएगा। GS1 से इसलिए होगा क्योंकि इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। GS1 में सिलेबस है। GS2 में क्या है हमारा, क्योंकि करेंट अफेयर्स पे ना, तो करेंट अफेयर्स से आएगा, ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी आएगा। GS2 में सिलेबस डिस्कस करना है। पहला क्या है कि इसमें सिलेबस डिस्कस करना है, सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कशन का भी टाइम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अर्थ ओवरशूट डे क्या है, तो इसको देखना है। और उसके बाद क्या है, जीएसटी जांच आयोग और IFS हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौता 3 में क्या है, तो साइंस एंड टेक है और हमारी इकोनॉमी है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड EOCS03 अंतर्देशीय पोत विधेयक और इंटरनेशनल बाघ दिवस और प्रारंभिक सत्य साम बंदर, ठीक है। GS1 तो इसमें क्या है, पहला पेपर में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू प्राकृतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान, ठीक है ना, ये विषय से हो जाएगा। चूँकि ज्योग्राफी GS1 में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं भी करेंगे तो इतने ये इसमें हो जाते हैं ना कि हो जाता है, ठीक है। मतलब ये चूँकि अलग अलग करके दिया रहेगा, तो ज्योग्राफी GS1 में, करेंट अफेयर्स भी GS1 में है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री GS1 में है, ठीक है। वर्ष 2021 का अर्थ ओवरशूट डे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 माह पहले 29 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया कि 29 जुलाई को मनाया गया। उत्सर्जन में कमी, वृद्धि और जैव विविधता की क्षति होने से उत्सर्जन में वृद्धि और तीव्रता की आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। उत्सर्जन में वृद्धि और जैव विविधता की क्षति और ओवरशूट डे 29 जुलाई और 29 जुलाई को ही टाइगर डे भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब ये पूछेगा कि ओवरशूट डे 29 जुलाई को तो क्या है कि उत्सर्जन में वृद्धि हो रहा है, इसलिए प्रतिवर्ष अर्थशूट डे जो है वो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। तत्काल जलवायु कार्रवाई और संवहनीय उपभोग पर कार्य करने वाला एक वैश्विक संगठन है। यह तत्काल जलवायु कार्रवाई और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कर रहा है और जलवायु और संवहनीय भाग पर कार्य करने वाला वैश्विक संगठन है। अर्थ ओवरशूट डे क्या है कि अर्थ ओवर प्रतिवर्ष उस तारीख को चिन्हित किया जाता है जब हमारी पृथ्वी पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपभोग कर चुके हैं, अर्थात एक वर्ष जब हमारी पृथ्वी पूरे साल के लिए उपलब्ध संसाधनों का, अर्थात पृथ्वी द्वारा पूरे वर्ष के दौरान 29 जुलाई मानवों द्वारा उपभोग कर 70 से 21 का डेटा। तो 70 में जहाँ हम दिसंबर में थे, उसके बाद ये ग्राफ और नीचे आ जाए 2020 में हम अगस्त में, जहाँ इस बार हमारी जुलाई में ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। यह दिवस इस वर्ष 1 महीना पहले मनाए जाने का कारण क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट में 6% की वृद्धि हुई है, कार्बन फुटप्रिंट में 6% की वृद्धि हो गई है। और अमेजन वर्षा वनों में कटाई के कारण
6% की वृद्धि हुआ है और वन जय क्षमता 0.5% तक कम हो चुका है। वर्ष 2020 के दौरान वन की कटाई में 12% की वृद्धि हुआ है। कार्बन फुटप्रिंट 100% बढ़ा है और वन की कटाई में कितना वृद्धि हुआ है तो 12% की वृद्धि हुआ है। अनुमानों से पता चलता है कि 10 साल में 43% तक पहुंच गया है। कंट्री ओवरशूट डेज क्या है? अब हर कंट्री के यदि हम हैं तो ये बात करें तो देखो ऊपर वाले जो देश हैं, नहीं ऊपर वाले नहीं देश हैं, दिसंबर में ही इंडोनेशिया, इक्वाडोर, निकारागुआ इन सब का लगभग ठीक है। कोलंबिया का, फिर एल सल्वाडोर, घाना का है, पेरू का, कतर वगैरह को और ख़राब, जिसका कम हो जाएगा 19 पर कतर वगैरह का कम है। वर्तमान दर में हिसाब से हम प्रति वर्ष प्राकृतिक संसाधनों का लगभग 7 गुना तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं। आज की तारीख से 29 जुलाई तक से हम इस वर्ष तक हम पारिस्थितिक घाटा व इकोलॉजिकल डेफिसिट स्पेंडिंग पर कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 1970 के ओवरशूट के बाद हमारी वह सर्वाधिक है। ठीक है, 70 के ओवरशूट की अवधारणा क्या है तो यूनाइटेड किंगडम में थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसको कौन किया है तो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन है एंड्रयू सिम्स। ठीक है, ये किया है एंड्रयू सिम्स किया है और इसमें 2006 में ग्लोबल साथ पहला 2006 में पहला बार मनाया गया था। गणना कैसे होता है? जय क्षमता दिए गए वर्ष में उत्पादन क्षमता और उसे मानव द्वारा पारिस्थितिक उपभोग और एक वर्ष में दिनों की संख्या से गुना करके। पारिस्थितिक पदचिह्न क्या होता है? यह एक मापक होता है जिसे प्रकृति के पुनरुत्पादन की क्षमता के विरुद्ध प्रकृति पर मानव मांग की तुलना करते हैं। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है और इसका अर्थ क्या है? मतलब कैरिंग कैपेसिटी जितना वो वहन कर सकता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट। सेकेंड न्यूज क्या है कि सांविधिक न्याय और एजीएस में अर्धन्यायिक निकाय हुआ तो कमिश्नरी ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। हाल ही में पश्चिम बंगाल द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत इजराइल की खुफिया एजेंसी एनएसओ ग्रुप द्वारा पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से टेलीफोन की कथित निगरानी किए जाने की जांच के लिए एक जांच आयोग लोकुर आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत इजराइल की साइबर खुफिया एजेंसी कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से टेलीफोन की कथित निगरानी जांच का गठन किया गया है। यह आयोग विभिन्न व्यक्ति की निजता के कथित उल्लंघन की जांच करेगा। इस प्रकार आयोग गठित करने की शक्ति, यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार इस प्रकार के जांच आयोग का गठन किया, किंतु राज्य सरकार केवल उन विषयों पर जांच का गठित कर सकती है जिससे विषय कानून का अधिकार होता है। यदि केंद्र सरकार द्वारा किसी विषय का पर आयोग का गठन पहले किया जाता है तो राज्य सरकार उसी विषय पर केंद्र सरकार अन्य समानांतर जांच आयोग का गठन नहीं, किंतु राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग का गठन किया जाता है। और यदि केंद्र सरकार को लगता है कि इस विषय के जांच का दायरा 2 या 2 से अधिक राज्यों को बढ़ाया जा सकता है तो वह समान विषय पर दूसरा जांच आयोग गठित कर सकता है। जांच आयोग अधिनियम 1952 जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908
कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक दीवानी अदालत के समान शक्तियाँ प्राप्त है। इसका अर्थ है कि आयोग के पास किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने में बुलाने के समझ और उसकी जांच आयोग किसी भी न्यायालय या न्यायालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि दिए जाने का आदेश दे सकती है। आयोग द्वारा किन विषय की जांच की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 1, 2 और 3 में शामिल किए जाने जांच कर सकती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 7वीं, 2 और 3 में प्रविष्टियों में जांच करती है। पेगासस जांच का मामला किस सूची से संबंधित है? जांच आयोग का गठन के बाद लोक व्यवस्था और पुलिस प्रविष्टियों पर हवाला दिया गया है। हालांकि ये 7वें विषय के अंतर्गत आते हैं, फिर भी यह तर्क दिया गया है कि उन जांच की केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा डाक और टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस प्रसारण और संचार के अन्य माध्यम प्रविष्टि 131 में अंकित है। 31 में अंकित है। इस प्रकार जांच आयोग का रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग अंकल। इस तरह आयोग के निष्कर्ष आम विधान बेस पर गठित किया जाता है और बाध्य नहीं होता, और निष्कर्ष न्यायपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कुछ राज्य क्षेत्रों या केंद्रीय प्रधानता दी गई है? 7वीं अनुसूची के बारे में IFSCA द्वारा हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन के लिए मंजूरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन एंड पर्यवेक्षक IAIS में बहुपक्षीय मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO द्वारा प्रतिभूति नियामकों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान तथा सीमा सुविधा के लिए एक बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात IOSCO और MOU आगे चलकर 2005 में यह IOSCO MOU और प्रतिभूति नियामक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बेंचमार्क बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन क्या है? 1983 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संघ के बारे में विशिष्ट रूप से किसी राष्ट्रीय मुख्य नियामक शामिल है, जिसे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड में है। निवेशकों की सुरक्षा में वृद्धि और प्रणालीगत जोखिम को कम करने हेतु विनिमय उच्च मानकों को विकसित और विभिन्न एक्सचेंजों की साझा करना या तकनीकी एवं परिचालन संबंधी मुद्दों की सहायता करना, सीमा पार और बाजारों में वैश्विक निवेश लेनदेन और निगरानी स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। विश्व के 97% बीमा और 90 से अधिक क्षेत्र यह बीमा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानक निकाय है। 1994 में यह स्विस एक गैर लाभकारी संगठन IAISI की मेजबानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा किया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र को विदेश में स्थापित किया जा सकता है? IFSC क्या है और क्या भारत का पहला IFSC का प्रदान करने वाले और FSC की सेवा IOSC के बारे में चर्चा। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? खादी और ग्रामीण उद्योग KVICN सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामीण उद्योग ने मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को
बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत इनके बांस के 1000 पौधे लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड का अर्थ सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुदान अर्थात बम्बू ओसियस ऑन लैंड्स इन ड्राउट है। यह योजना खादी और ग्रामीण उद्योगों द्वारा शुरू की गई है। बम्बू ओशियन ऑन लैंड इन ड्राउट। यह परियोजना खादी और ग्रामीण उद्योग है। यह परियोजना खादी एवं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है। शुष्क और अर्ध-शुष्क भू क्षेत्र में बांस आधारित हरित पट्टियाँ विकसित करना, मरुस्थलीकरण को कम करना, आजीविका और बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना। बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लगभग 3 साल की अवधि में उन्हें काटा जा सकता है। बांस को पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्प में कम करने के लिए जाना जाता है, जो कि शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की विशेषता है। KVIC खादी और ग्रामीण अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आयोग का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में लगे अन्य अधिकरणों के से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामों के विकास के लिए कार्यक्रम की योजना बनाते हुए इसे संबंधित, संगठित और कार्यान्वित करना है। यह सूक्ष्म MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या आप GI टैग बांस का नाम बता सकते हैं? GI टैग बांस का नाम पता नहीं किसको मिला है। प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में उद्देश्य क्या है, KVIC क्या है और अन्य परियोजना क्या है। EOAC-03 क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO द्वारा 2021 तक पृथ्वी के प्रक्षेपण करने हेतु जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-3 प्रक्षेपित किए जाने का कार्यक्रम है। EOS-3 एक भू प्रेक्षण उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। पिछले वर्ष ISRO द्वारा EOS-1 और रडार इमेजिंग सैटेलाइट का एक प्रकार था, जो RISAT-2B और RISAT-2BR उपग्रह के साथ कार्य करेगा। EOS-3 उपग्रह बाढ़ और चक्रवात जैसी वास्तविक समय निगरानी में सक्षम है। यह पूरे देश की प्रतिदिन 4-5 बार परीक्षण का US जल निगरानी करने में, रडार इमेजिंग में मौसम बादल को प्रभाव नहीं पड़ता। रिसोर्स सैट 2A, कार्टोसैट 2A, रिसैट ओशियनसैट, मेगा ट्रॉपिक्स। रडार इमेजिंग क्या है? पृथ्वी निगरानी उपग्रह का GSLV PSLV में अंतर। इनलैंड वेसल्स बिल क्या है? हाल ही में ये किससे है तो GS3 से हो जाएगा ना रिलेटेड। तो हाल ही में लोकसभा द्वारा अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 के बारे में पारित किया गया। मतलब लोकसभा द्वारा ये पारित हो चुका है। इसमें क्या है कि अंतर्देशीय पोत विधेयक में पूरे देश में एक संयुक्त काम अंतर्देशीय पूरे राज्य द्वारा अलग अलग नियमों के बाद संयुक्त कानून का प्रावधान है। यह विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पोत पंजीकरण और चालक दर के क्रेडिट केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान किया गया है। आंतरिक रूप से चालित जहाज़ों को पंजीकरण और गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाज़ों को भी जिला, तालुक या ग्राम। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन क्या है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? भारत में नौगम्य जलों की 14,500, इसमें नदियाँ, नहरें, अप्रवाही या बैक वाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन एक ईंधन किफायती परिवहन है। राष्ट्रीय जलमार्ग 11 जलमार्गों की राष्ट्रीय सूची घोषित की है। 111। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग IAY द्वारा विश्व बैंक की तकनीक और वित्तीय सहायता से गंगा से हल्दिया वाराणसी NW1 और नौ परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की लागत में JMVP का कार्यान्वयन। क्या आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 के बारे में जानते हैं?
किन राज्यों से गुजरता है? यही है ना, वाराणसी से हल्दिया, इसको देखना है। आइए वे एक है। इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है और रोबर सूट डे भी है। लुप्तप्राय बाघ प्रजाति की लगातार कम हो रही आबादी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे इस वर्ष 2010 के रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में किया गया था। इस बाघ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने जिन देशों में बाघ पाए जाते हैं और वर्ष 2022 तक अपने देशों को दुगना करने का प्रयास किया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार पिछले 150 वर्षों में बाघों की संख्या 95% तक कम हो गई है और रॉयल टाइगर्स पाए जाते हैं। यहाँ वर्तमान में 2967 है, जो बाघों की कुल आबादी का 70% है। देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राज्य रॉयल बंगाल टाइगर्स के यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा बाघ अभयारण्य बुरसी वाराणसी भारत का पहला बाघ अभयारण्य। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण के प्रयास। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम M-Stripes किया गया है। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में 13 बाघ रेंज वाले देश TX2 का नारा मतलब T x2 मतलब टाइगर को ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल और ग्लोबल स्नो पार्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50 से और देश में 2% से अधिक है। वन्य जीव संरक्षण अनुसूची 1 में है। वर्ल्ड IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय है और साइट्स की परिसूची में 1 में है। लुप्तप्राय वन्य जीव और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 1411 था। 2014 2006 में 1411, 1706, 1924, 524, मध्य प्रदेश में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, केरला में 190, तमिलनाडु। हाउ टाइगर वेयर काउंटेड। मेटल कैसे काउंट किया जाता है? फुट सर्वे 3.17 लाख, पायलट वेजिटेशन एंड कैमरा ट्रैप। मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड। क्या आप जानते हैं कि अखिल भारतीय आकलन के चौथे व सबसे बड़ा कैमरा गिनीज रिकॉर्ड किया है? भारत के 14 अभयारण्यों में 6 टाइगर स्टैंडर्ड्स मान्यता प्राप्त किया है। और अंतर है प्रारंभिक बजट के साम बंदर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी NAGA द्वारा एशियाई कला संग्रह में संत सामबंदर की मूर्ति सहित 14 कलाकृतियों को भारत में लौटने की घोषणा की गई है। नृत्य मुद्रा में बाल संत सामबंदर की यह प्रतिमा 12वीं सदी में चोल वंश से संबंधित है। सामबंदर दक्षिण भारत के सक्रिय तेरहसेठ नयनार संतों में से थे। इन संतों ने भक्ति, कविता और गीता के माध्यम से शिव की आराधना की भूमिका निभाई थी।